नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केजरीवाल के सिसोदिया की गिरफ्तारी वाले दावे पर स्मृति ईरानी ने किया पलटवार। कहा, सत्येंद्र जैन पर क्यों साधी है चुप्पी, सवालों को जवाब दें केजरीवाल। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासत हुई तेज, शिवसेना उतरी बचाव में, लगाया मनमानी करने का आरोप। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी, घाटी को अशांत करने की पाक की साजिश, बैंक मैनेजर की हुई हत्या, केएफएफ ने ली जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हुई कोरोना पॉजिटिव, राजस्थान कांग्रेस में मचा हड़कंप, सभी विधायकों को उदयपुर के होटल में किया नजरबंद। इमरान खान की चेतावनी, पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में बांट देगा भारत, छिन जाएगा परमाणु हथियार। आज की सबसे पहली खबर केजरीवाल के दावे की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दावा किया है कि उनके पास विश्वसनीय जानकारी है कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को फर्जी आरोपों के तहत गिरफ्तार करने वाली है। उनके इस दावे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल को एक सिद्धांतवादी षड्यंत्रकारी करार दिया है। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्मृति ईरानी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नकली कहानियां सुनने वाला कोई नहीं है। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया कि सत्येंद्र जैन ने हवाला ऑपरेटर के माध्यम से करोड़ों रुपए का काला धन 4 शेल कंपनियों को दिया, फिर कोर्ट के इस आदेश पर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं? जांच एजेंसियों को दोष न देकर केजरीवाल सवालों के जवाब दें। डॉक्टर साहब, स्मृति ईरानी के सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं केजरीवाल? देखिए, कोई जवाब हो तब तो आदमी दे। मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है ये केजरीवाल। सवाल पूछा गया कि शेल कंपनियों के साथ तुम्हारे इस ईमानदार, कट्टर ईमानदार मंत्री का रिश्ता क्या है। सवाल पूछा गया कि इसने क्यों कहा कि पैसे हमारे हैं, इनकम टैक्स ले लो, मामला को रफा दफा करो। ये कोर्ट के अंदर डिपोज किया है सत्येंद्र जैन ने। सवाल पूछा गया कि इस काले धन से जो ये ईमानदार मंत्री ने 200 बीघा ज़मीन दिल्ली के अंदर खरीदा, उसके आसपास जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज थी, उसको केजरीवाल ने रेगुलराइज क्यों किया, इस पाप में क्यों हिस्सेदारी की, इसका जवाब वो नहीं दे रहा। क्या कह रहा है? वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बन गया है। वो कह रहा है कि हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। भाई, कौन से सूत्र हैं तुम्हारे? ये कौन से सूत्र हैं? और अगर मनीष सिसोदिया ने भी ये हवाला कारोबारी के साथ रिश्ते बना कर के पैसे का 1 2 का 4 4 2 का 1 किया हो, तो क्यों छोड़ा जाए उसे? उसको भी घसीट के जेल के अंदर डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? यही तो तुम डिमांड करते थे। जब आंदोलन कर रहे थे तब तो यही बात कहते थे कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ना नहीं है। गोदी में बिठा करके बैठे हुए हो और ये कह रहे हो कि हमने सारे कागज देख लिए। एक भी कागज ऐसा नहीं है कि जिससे ये साबित होता है कि सत्येंद्र जैन ने कुछ गड़बड़ की है। तो जिस कागज को तुमने देखा, उस कागज को ही तुम सार्वजनिक कर दो। दिक्कत क्या है कि ये जो घोटाला हुआ है, ये ज़मीन की जो खरीदारी हुई है, ये जो फर्जी कंपनियों से हवाला के जरिए जो पैसा का जो लेन देन हुआ है, इसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता नंगे होने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ केजरीवाल भ्रष्ट लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना भी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर बचाव में उतर आई है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है कि जो लोग बीजेपी की धुन पर नहीं नाचते, ईडी उनके घरों में घुसकर उन्हें जेल में डाल देती है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में कहा, देश भर में बीजेपी का पुरजोर विरोध करने वालों का निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सरकार का संदेश है, आत्मसमर्पण करो या जेल जाओ। डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री को बचाने के लिए केजरीवाल के साथ साथ शिवसेना भी कूद गई है और मोदी सरकार पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं ये लोग। ये तो केजरीवाल बाद में आया। ये काम तो शिवसेना उद्धव ठाकरे बहुत पहले से कर रहे थे। उन्होंने कहा सचिन वाजे देशभक्त और
कैलिबर, काबिल पुलिस अधिकारी है, कैपेबल एंड ऑनेस्ट, ये सामना में छापा था इसी संजय राउत ने। क्या हाल हुआ? उसने कबूल किया कि किस तरह से उगाही कर रहा था। इन्होंने डिफेंड किया परमवीर सिंह को, भाई अर्नब गोस्वामी के पीछे आपने लगा दिया था, तब कौन सी बदले की कार्रवाई हो रही थी? क्या बात, क्या नतीजा निकला? उसके ऊपर आप ही केस कर रहे हो कि वो भ्रष्ट है, सब कुछ है, लेकिन आपने उसे डिफेंड किया। उस समय आप यही कह रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। फिर इससे भी बात नहीं बनी तो अनिल देशमुख को आप डिफेंड करने लग गए। क्या हो रहा है? 5-6 महीने से वो जेल के अंदर है। जेल के अंदर मोदी सरकार तो नहीं डाला, जेल के अंदर वो कोर्ट के आदेश से है, सुप्रीम कोर्ट तक वो दरवाज़ा खटखटा चुके, कहीं से राहत नहीं मिल रही। तो वो उगाही कराएं तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप बीजेपी के लीडर नहीं हो, बीजेपी का आप विरोध करते हो, इसलिए आपको पूरी छूट दे दी जाए कि लूट मचा लो, जितना लूट मचा सकते हो। फिर नवाब मलिक को आपने क्यों नहीं हटाया? ये चोर चोर मौसेरे भाई की कहानी है। जैसे सत्येंद्र जैन को ये हटा नहीं रहा, ठीक उसी तरीके से केजरीवाल तो सीख रहा है उद्धव ठाकरे जी से कि भाई नवाब मलिक जो जेल के अंदर है लेकिन मंत्रिमंडल में है, क्या आरोप है उसके ऊपर? वो तो दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के साथ रिश्ते रखने का, इकोनॉमिक रिलेशनशिप रखने का उस आरोप में अंदर है। अब शिवसेना ये साबित करना चाह रही है कि ये देखो हम लोग सब इनोसेंट हैं। ये जो अनिल देशमुख है या फिर सचिन वाजे है, ये परमवीर सिंह है, ये नवाब मलिक है, इनके जो और भी मंत्री और शिवसेना के जो लीडर्स हैं जिनके यहाँ करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, जिनकी फ्लैट्स को बंद किया गया है, सीज किया गया है, ये सब इनोसेंट हैं। ये गंगा में नहाए हुए लोग हैं, सत्य हरिश्चंद्र हैं। और ये एजेंसियां वो हम पर जुल्म इसलिए ढाल रही हैं क्योंकि हम बीजेपी का विरोध करते हैं। बेकार के लॉजिक है, बेकार की बातें हैं। कोई आदमी जेल के अंदर जाता है वो कोर्ट के आदेश से जाता है, अन्यथा उसे जमानत मिल गई होती और सेंट्रल एजेंसियों को डांट फटकार करके कोर्ट से उनको कहा गया होता कि इन सारे केसेस को बंद किया जाए। केस में दम है, ये लोग इसमें लिप्त हैं, इसलिए सजा के लायक है। जी डॉक्टर साहब, केजरीवाल और शिवसेना भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में लगातार अशांति कायम रखने के लिए केंद्र सरकार को घेरने के लिए टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। कश्मीर में आतंकवादियों ने राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर को कुलगाम में बैंक में घुसकर गोली मार दी। 3 दिन पहले कुलगाम में ही एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। चिट्ठी जारी कर चेतावनी भी दी है कि जो भी कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में शामिल होगा उसका यही अंजाम होगा। डॉक्टर साहब, कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग चल रही है, ये लोगों के बीच में दहशत फैलाने का काम हो रहा है या फिर मोदी सरकार को बदनाम करने का? देखिए, सबसे पहली बात, राजस्थान का ये युवक बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री गहलोत साहब, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने अभी तक आतंकियों को कंडेम नहीं किया। जी। चिट्ठी क्या आई है कि डेमोग्राफिक बदलाव, मतलब कि कोई भी हिंदू घाटी में जाकर के रहेगा, वहां नौकरी करेगा, उसका हश्र रही होगा, उसको मार दिया जाएगा। कहाँ हैं वो सारे लोग जो गंगा जमनी तहजीब को लेकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं? कहाँ ये सेकुलर ब्रिगेड? क्यों कंडेम नहीं कर रही हैं लोग? क्यों? इस देश में जिस जगह पे मुस्लिम बहुमत में हो, बहुसंख्यक हो, वहाँ हिंदू नहीं रह सकता। और ये डफली बजाएंगे सेकुलरिज्म का। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। और ये कहानी पूरी नहीं होती जब तक आप केंद्र सरकार को इस चीज़ के लिए घेरते नहीं हैं। किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? क्यों इंतज़ार हो रहा है? ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। इनका एक ही इलाज है, डेमोक्रेसी का ये तकाजा है। बैलेट का जवाब बैलेट और बुलेट का जवाब बुलेट होना चाहिए। जब तक आप वहाँ पे इस तरह के तमाम कट्टरपंथियों, जिहादियों, आतंकियों, उसके समर्थकों और उसके साथ सिंपथाइज करने वाले लोगों को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, कश्मीर में शांति नहीं होगी।
और ये शांति का जो कर्ज जो है वो हिंदुओं को उठाना पड़ रहा है, अपनी जानें गंवानी पड़ रही है। ये केंद्र सरकार के लिए एक शर्मनाक वाकया है। उनको कोई न कोई कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और अगर ये नहीं उठाया जाता है तो ये समझ लीजिए कि जो 370 हुआ या फिर कुछ और हुआ वो सब पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि हिंदू ऑलरेडी वहाँ से पलायन करना शुरू कर चुके हैं। ये अर्ली 90s में जो हुआ वो फिर से दोहराया ना जाए, इसके लिए कोई सख्त निर्देश केंद्र सरकार से आनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक तरफ कश्मीर को अशांत करने के लिए टारगेट किलिंग हो रही है तो वहीं कांग्रेस की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सोनिया गांधी समेत कई नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो वहीं राजस्थान कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी ने निर्दलीय सदस्य के तौर पर राजस्थान से सुभाष चंद्रा को उतारकर कांग्रेस में डर पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को उदयपुर के होटल ताज अरावली में नजरबंद कर दिया है, जिससे बीजेपी उनके विधायकों में सेंधमारी न कर पाए। डॉक्टर साहब, कांग्रेस को किस बात का डर सता रहा है जो उसने अपने सारे विधायकों को उदयपुर के आलीशान होटल में शिफ्ट कर दिया? एक तो ईडी का डंडा चल रहा है और इस बीच खबर आ गई सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई, कोरोना पॉजिटिव हो गई, और भी कई सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाए। अब कोरोना हो गया है तो उनकी स्वास्थ्य के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल गरियाले में यही कहा जा रहा है कि ईडी की कॉल आई है इसलिए जो है वो कोरोना हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आदमी अस्वस्थ है तो वो स्वस्थ हो, ये ज़रूरी है, बड़ी लीडर हैं। खैर, आपने बात की राजस्थान की। राजस्थान में ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिग्नल्स आने लग गए हैं कि मामला वहाँ पे ख़राब हो रहा है। ये डर नहीं है, ये हकीकत है कि राजस्थान के अंदर कई सारे एमपीज, वो एमएलएज, वो नाराज़ चल रहे हैं गहलोत सरकार से। आज ही बयान आया, वहाँ पे पायलट साहब ने आज एक बयान दिया जिससे कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। उन्होंने अचानक से मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। हालांकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, इशारा वो जानते हैं, इशारा कैसे करना है वो भी जानते हैं, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस समय बोलना है वो भी जानते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे लीडर्स को तंग कर रही है, उसको समन भेज रही है, उनको जेल में डालने की कोशिश में लगी हुई है। और ये गहलोत साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेते। कई सारे कंप्लेंट्स जो हैं ऑलरेडी बीजेपी के लीडर्स, राजस्थान के लोकल बीजेपी लीडर्स के खिलाफ है, लेकिन गहलोत साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये बेकार के चीफ मिनिस्टर हैं। खैर, अब ये तो हो गया। एक बात समझ में आ गई कि कांग्रेस पार्टी में फूट है, और इस फूट की वजह से ये गहलोत साहब बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं। फोन सुनते हैं सबका, ये मैं नहीं कह रहा, ये पायलट साहब ने ही आरोप लगाया है। उनका सचिन पायलट के भी फोन को टैप किया गया, ये उनका आरोप है, उनकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। तो खैर, कोई फ़ोन उन्होंने सुन लिया होगा कि क्रॉस वोटिंग होने वाली है। सुभाष चंद्रा साहब अपने अलग के खिलाड़ी हैं। पिछली बार हरियाणा से वो चुन करके राज्यसभा में गए थे, वो जीत नहीं पाते, लेकिन फिर भी कांग्रेसियों ने ही वोट करके उनको जितवा दिया। क्या हुआ, अंडर हैंड डीलिंग क्या हुआ नहीं हुआ वो अलग की बात है, लेकिन पॉलिटिकल गरियारे में यही कहानी चल रही है कि राजस्थान से चंद्रा साहब जीत करके आएंगे। ये दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी एक नई दुल्हन की तरह हो गई है। वो आंचल संभालते हैं तो पल्लू गिर जाता है, अब पल्लू संभालते तो आंचल गिर जाता है। पता नहीं क्या किया जाए। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। सत्ता में लौटने को बेचैन इमरान खान अब ऐसे ऐसे बयान देने लगे हैं जिसे सुनकर पाकिस्तानी आवाम परेशान हो गई है। इमरान खान का कहना है कि भारत पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में बांट देगा। इमरान ने चेतावनी दी है कि अगर सेना ने सही फैसला नहीं लिया तो देश 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। इमरान खान का मानना है कि भारतीय थिंक टैंक बलूचिस्तान को अलग करने की योजना पर काम कर रहा है। गंभीर आर्थिक स्थिति की वजह से पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियार छोड़ने के लिए कहने की साजिश चली जा रही है। डॉक्टर साहब, इमरान खान को यह डर अचानक से क्यों सताने लगा कि भारत उसके 3 टुकड़े करके उसका परमाणु हथियार छीन लेगा? भाई, भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान को तोड़ने में।
पाकिस्तान अपने आप टूटेगा। वो इसलिए टूटेगा क्योंकि आप जो बलूचियों के साथ वहाँ आप बर्ताव कर रहे हो, उसकी वजह से बलूची पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। ये सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान के अंदर जो आर्थिक संकट है, जो वहाँ एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम जो आ रहे हैं और इस कदर आ रहे हैं कि जिसमें एक राष्ट्र, एक नेशन एक जैसा रह ही नहीं सकता। और पाकिस्तान तो एक राष्ट्र शुरू से ही नहीं है। ये तो कॉम्प्रोमाइज़ करके बनाया गया। ये कहीं का ईंट कहीं का ढोरा। 1947 में क्या हुआ था? जिन्ना और हिंदुस्तान के मुसलमान जो आधा से ज़्यादा यहीं रुक गए, इन लोगों के दिमाग में ही था कि मुसलमानों के लिए अलग देश बनाया जाए। अलग देश कैसा बनाया जाए? तो भाई 2 टुकड़ों में बनाया जाए। बांग्लादेश जिसे आप कहते हैं वो पहले पाकिस्तान था, और जो अभी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान है ही। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ये 2 पाकिस्तान हुआ करते थे। तो एक तो टुकड़ा पहले ही हो गया। बांग्लादेशियों ने कह दिया कि भाई हम अलग देश है, वो पाकिस्तान का हम हिस्सा नहीं होना चाहते, तो उन्होंने बांग्लादेश बना लिया। अब बलूची कह रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान जो है वो अलग देश है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। अभी थोड़ी काउंटिंग में मिस्टेक हो रही है इमरान खान की, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 3 नहीं, पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने वाला है। अब ये शुभ कार्य कितनी जल्दी हो, इसका इंतजार पूरे विश्व को है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।